गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने आप लोगों को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में बताया था कि ये विवाद कैसे उछला, इसको कैसे शांत करने का प्रयास किया गया और ये शांत हुआ भी या नहीं। कल हमने आपको बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट में वर्णित धारा 43 में ये कहा गया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान पर व्यय की जानी है और इसी धनराशि को लेकर कि किस साहित्य पे खर्च की जानी है धनराशि, प्राच्य या पाश्चात्य। इस आधार पर दो गुट बन गए, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, और ये विवाद प्रारंभ हो गया। जब इस विवाद को शांत करा पाना असंभव लगने लगा तो एक लॉर्ड मैकाले, जो अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था, उसको भारत लाया गया और 1833 में उसने कानूनी सलाहकार के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया और उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। उसने, चूंकि वो अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था, इसलिए उसने 1813 की सारी धाराओं की व्याख्या पाश्चात्यीकरण को ध्यान में रखते हुए की और उसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अपने विवरण पत्र पे, जो कि उसने 1835 में प्रस्तुत किया था, पाश्चात्यवादी स्वरूप एवं शिक्षा प्रयासों पर मोहर लगवा ली। इस प्रकार भारतीय शिक्षा का स्वरूप भारतीयों में यूरोपीय साहित्य का प्रचार प्रसार हो गया और शिक्षा की धनराशि इसी उद्देश्य के लिए व्यय की गई और भविष्य में प्राच्य साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन बंद कर दिया गया। यद्यपि प्राच्य विद्यालय नहीं बंद किए गए और उनको कुछ धनराशि उनके जीर्णोद्धार के लिए खर्च की जाने लगी, परंतु इससे ब्रिटिश साम्राज्य ने तो समझ लिया कि हमने अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है और प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो जाएगा। परंतु प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन जारी रखा, क्योंकि वो मूर्ख नहीं थे। वो ये देख रहे थे कि संपूर्ण धारा को शिक्षा की पाश्चात्यवादी की तरफ मोड़ लिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब चले गए, उनके बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। लॉर्ड ऑकलैंड ने देखा यहाँ पर प्राच्यवादियों का आंदोलन चल रहा है, सिर्फ इसी बात को लेके कि 31,000 रुपए की धनराशि प्राच्यवादियों पर बिल्कुल नहीं खर्च की जा रही है, तो उसने सोचा कि यदि प्राच्यवादियों पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में 31,000 रुपए की धनराशि प्राच्यवादियों को देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद कैसे उभरा। 1813 के चार्टर एक्ट से उभरा और समाप्त कब हुआ, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के आने पर समाप्त हुआ। अब हम आते हैं शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। निस्यंदन का शाब्दिक अर्थ है छानना या निथारना। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, निस्यंदन छनाई या छन्नक सिद्धांत। इसको हम छानना या निथारना भी कह सकते हैं। इसका आधार था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। उच्च वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कर दिया गया और मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था। मैकाले ने यहाँ तक कहा था कि सीमित संसाधनों के साथ हमारे लिए असंभव है कि हम सारी जनता को शिक्षित करें। मैकाले का यह कहना था कि हमारे पास संसाधन इतने ही नहीं है कि हम भारत की संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित कर सकें। इसलिए हमें अपना पूरा कर्तव्य एवं प्रयत्न करना चाहिए कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण करें, एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करें जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, परंतु अपनी रुचियों, विचारधारा और नैतिकता में अंग्रेज हों। लॉर्ड मैकाले का तात्पर्य यह था कि एक ऐसा वर्ग हम तैयार कर लें जो अंग्रेजों के पक्ष में हो, अंग्रेजों का हित चाहने वाला हो और भारतीयों से अलग हो। थोड़ा सा वो बीच में फूट डलवाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए और वो वर्ग जो हम तैयार करेंगे शिक्षा के माध्यम से, उसी वर्ग पर हमें यह दायित्व सौंप देना चाहिए कि वह देशी बोलियों को पाश्चात्य नामावली से ग्रहित विज्ञान की शब्दावली से संपन्न करें। यानी कि जो उनकी देशी भाषाएं थीं, जो उनकी प्राच्य भाषाएं थीं, उनका पाश्चात्यीकरण करके धीरे धीरे जनसाधारण तक
ले जाए और धीरे धीरे समस्त जनसंख्या तक अपने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करे जैसा कि अंग्रेज चाहते हैं। शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत को जब सरकारी नीति के रूप में ग्रहण कर लिया गया तो सबसे अधिक सरकारी अधिकारियों ने उसको सराहा और यहां तक कर दिया कि अभी तक तो किसी भारतीय को सरकारी नौकरी नहीं प्रदान की जाती थी, लेकिन उन्होंने ये तक घोषणा कर दी कि ऐसे सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस प्रकार भारतीयों के लिए शिक्षा सरकारी नौकरी प्राप्त करने का साधन तथा अंग्रेजों के साथ काम करने के रूप में गर्व का विषय बन गई। इस प्रकार हमने देखा कि जो शिक्षा हमारे भारत में प्राच्य साहित्य के उद्धार के लिए मानी जा रही थी, प्राच्य साहित्य के लिए गर्व का विषय थी, वही शिक्षा अब अंग्रेजों के साथ काम करने के रूप में गर्व का विषय बन गई। सन 1833 में भारत में मिशनरियों के प्रवेश को भी खुली छूट मिल चुकी थी और उन्होंने अनेक देशों के मिशनरियों ने अपने धर्म के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी व्यापक योगदान दिया। अब मिशन स्कूलों कॉलेजों की सभी बड़े नगरों में स्थापना हो चुकी थी तथा वे आधुनिक शिक्षा संस्कृति के गढ़ बन चुके थे। हमने देखा 1833 से लेके स्टार्ट हुआ था और कहां तक हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलती चली गई। सन 1853 तक अंग्रेजी शिक्षा की पताका अपने पूर्ण वर्चस्व के साथ संपूर्ण भारत में लहरा रही थी। शिक्षा के छनाई सिद्धांत, जिसका हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि एक उच्च वर्ग को शिक्षा दी जानी थी, निम्न वर्ग को शिक्षा नहीं दी जानी थी, उसको चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया गया, जिससे जन शिक्षा का कार्य असंभव हो गया। स्वदेशी शिक्षा पद्धति जो भारतीय संस्कृति का मूल थी वो समाप्त कर दी गई, उसका सर्वनाश कर दिया गया और जो विद्या का कार्य अभी तक स्वेच्छा का था, वर्ग विशेष का पैतृक कर्म था, वो वर्ग विशेष का पैतृक कर्म न रहकर, स्वेच्छा का कर्म न रहकर अंग्रेजों की चकाचौंध ने नौकरी के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, चौपालों आदि के घरेलू स्कूलों की संस्कृति विलुप्त हो गई और अंग्रेजी कंपनी के लिए एक सुनहरा मौका फूट डलवाने का मिल गया। उसने प्रभावी जमींदारों, क्षेत्रीय संपन्न लोगों के बालकों को अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और निस्यंदन सिद्धांत लागू कर दिया, जिससे कि उन्होंने कहा कि ये जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, क्योंकि फीस देने में वही लोग सक्षम थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति उनको दी, सरकारी नौकरी का लालच दिया, जिससे ये एक वर्ग अलग हो गया जो पाश्चात्य साहित्य का अंधानुकरण करने लगा और एक दूसरा वर्ग बन गया जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था और जहां तक शिक्षा की पहुंच असंभव थी। इस प्रकार हमने देखा कि स्वदेशी शिक्षा पद्धति सर्वनाश होने लगा, पाश्चात्य शिक्षा का सम्मान बढ़ गया और प्राच्य विद्या व्यर्थ की वस्तु बन गई। इस प्रकार आपने एक विहंगम दृष्टि हमने डाली 1833 से लेकर 1853 तक। अब आप देखिए आधुनिक शिक्षा का आरंभ। 1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। कैसे? 1833 में हमारा चार्टर एक्ट आया था और हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि 20 वर्षों के बाद आज्ञा पत्र का पुनर्शोधन होता था, रिन्यूअल होता था। तो आज्ञा पत्र के 20 वर्ष पूरे होने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी के द्वारा किए गए शिक्षा प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया। यद्यपि इसमें भी उसके साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति ही अधिक थी, परंतु इसने शिक्षा के चहुमुखी आयाम में सुधार हेतु प्रयासों पर भी बल दिया, क्योंकि ये स्वयं देख रही थी कि शिक्षा कहां से कहां तक जा रही है। जन शिक्षा बिल्कुल विलुप्त हो रही थी और लोग इसका लगातार विरोध कर रहे थे, इसलिए इसको कुछ न कुछ करना था। इसलिए इसने साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति के लिए तो प्रयास किया, परंतु इसने शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सुझावों की पूर्ति हेतु कंपनी ने अपने एक सुयोग्य अधिकारी चार्ल्स वुड को भारतीयों की शिक्षा हेतु एक नीति निर्देश तैयार करने को कहा। चार्ल्स वुड बहुत योग्य था और उसके प्रयासों का ही ये परिणाम था कि 1854 में वुड का घोषणा पत्र बनकर तैयार हो गया। अब आगामी कक्षाओं में हम आपको वुड के घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।